नमस्कार, इंडियन एनालिसिस विभाजन के बहाने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 14 अगस्त यानी कि आजादी के एक दिन पहले विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि देश का जो विभाजन हुआ वो कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते देश का बंटवारा हुआ है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक याद करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ा। यह उन दिन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने पर मजबूर होना पड़ा। विभाजन विभीषिका दिवस पर देश के सभी जिलों में विभाजन में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम हुए। इसमें विभाजन में जान गंवाने वाले को जहां श्रद्धांजलि दी गई, वहीं जिस तरह से लोगों ने त्रासदी झेली इसका भी जिक्र किया गया, उन्हें भी नमन किया गया जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्राण गंवाए। विभाजन से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। विभाजन से जुड़ी यादों और लिखित दस्तावेजों को प्रदर्शनी के जरिए दिखाया गया और भारत पाकिस्तान के बंटवारे से जुड़ी किताबों की प्रदर्शनी भी आम लोगों तक पहुंचाई गई। इसे बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे का एक हिस्सा माना जा रहा है। इसके लिए वो 1947 में पाकिस्तान छोड़कर आए लोगों पर पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का एक प्रोपोगेंडा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पितृ संगठन आरएसएस और हिंदू महासभा सब पाकिस्तान के पक्ष में उस समय थे। तो जिस तरह से अब आज़ादी के 77 साल बाद 76 साल बाद जब हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, एक बार फिर जो विभाजन की विभीषिका है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी कुछ बाइट्स, कुछ वर्जन हमारे साथ में है, वो हम आपको सुनवा देते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता जरूर मिली, किंतु 14 अगस्त को एक विभाजन की विभीषिका को देश में चला। यह विभाषिका कोई सामान्य नहीं थी, यह विभाजन सामान्य नहीं था। मैंने अभी उन नौजवानों, क्रांतिकारी नौजवानों का नाम लिया, ज्ञात और अज्ञात, पर इसमें सबसे ज्यादा बलिदान हुआ हमारी मातृशक्ति का। कम से कम आज ही की तारीख में 10 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। जब जनता इधर से उधर जा रही थी, 10 लाख लोगों को लूटा गया, मारा गया, बलात्कार किए गए, तब जाकर ये भारत का विभाजन हुआ और हमें कटी फटी आजादी प्राप्त हुई। कांग्रेस जिसका अपना सम्मेलन रावी के तट पर किया था, वो रावी आज हमारे पास नहीं है। हम राष्ट्रगीत गाते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। सिंध हमारे पास नहीं है। पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है। 5 नदियां नहीं, 2 नदियां हमें मिली, 3 पाकिस्तान में चली गई। और इसीलिए जो आजादी हमें मिली है, ये संपूर्ण आजादी नहीं है। इस बात का दर्द हमारे दिल के अंदर होना चाहिए कि आज के दिन भारत माता का विभाजन हुआ। भारतीय जनता पार्टी उस आजादी के दीवानों के नाम पर आज विधवा विलाप कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है आजादी आधी है। अरे 2 राष्ट्र की समरी, 2 राष्ट्र का सिद्धांत देने वाले भारतीय जनता पार्टी के उस समय के लोग थे। ये याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी आज ही आज़ादी की बात कर रही है, इसका मतलब उन शहीदों का अपमान कर रही है, उन वीर योद्धाओं का अपमान कर रही है जिन्होंने खून पसीना देकर के आज देश को आज़ाद कराया। तो विभाजन की विभीषिका को लेकर
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भारत के विभाजन को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते आए हैं। कांग्रेस के अपने तर्क हैं और भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क हैं। एक बार फिर 77-76 साल बाद एक बार फिर इसी मसले पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। यह भी कहा जा रहा है कि चुनावी साल है, इसीलिए इस मसले को एक बार फिर हवा दी जा रही है। विभाजन के समय जिसने भी दंश झेला है, कहीं ना कहीं उनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ये भी एक वोट बैंक के लिए है। आज तमाम सारे इसी से जुड़े मसलों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय कराते हैं। तो जिस तरह से जो विभाजन की विभीषिका है उस पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आमने सामने है। 3 मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी साहब। स्वागत करूंगा शंकरलाल तिवारी साहब आपका। हमारे साथ में है कांग्रेस की युवा नेता, प्रवक्ता डॉक्टर रोहित नायक जी। रोहित जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में है। रमेश जी आपका भी स्वागत करता हूं। शंकरलाल तिवारी साहब आपके पास में आता हूं पहले सवाल के साथ। जिस तरह से आज पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो विभाजन की विभीषिका है उसको लेकर विभीषिका स्मृति दिवस आपने मनाया। तमाम सारी चीज़ें जिनका जिक्र अभी हमने अपनी चर्चा में किया, वो बातें भी आईं। लेकिन सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि तकरीबन 77 साल बाद विभाजन की त्रासदी को लेकर जिस तरह से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी मुखर है, आखिर इसके पीछे के मायने क्या है? क्यों फिर इसको लेकर एक बार, क्योंकि इस पर कई बार पहले भी चर्चा हो चुकी है, कई चीजें इसको लेकर हो चुकी है। आखिर क्या एजेंडा है इसका भारतीय जनता पार्टी को, इसके पीछे का? पार्टी का कभी कोई छिपा एजेंडा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, राष्ट्र और राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र को सशक्त बनाना, उन्नत बनाना, राष्ट्र के नागरिकों का विकास करना। और इस नाते निश्चित रूप से जो भारत विभाजन की वर्षगांठ मनाने की बात पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है, मैं भारतीय जनता पार्टी को हृदय से बधाई देता और उन तमाम लोगों का आह्वान करता हूं कि इस विभाजन के दंश को ये कोई सामान्य विभाजन नहीं था, ये षड्यंत्र पूर्वक था। ये एक वर्ग विशेष के आतंक और दबाव में आकर के सत्ता हथियाने के चक्कर का था। अभी मैंने कांग्रेस के एक वक्ता की बात, आपने जो बाइट सुनाई, मैं सुन रहा था, वो बावला कह रहा है कि हमको शर्मिंदा होना चाहिए। अरे शर्मिंदगी और कलंक तो कांग्रेस के माथे पे चपक गई है भारत विभाजन के दिन, जिस दिन एक राष्ट्र की कल्पना कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने की और उस समय जब उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, और आज भी हद दीवानापन है। तिवारी साहब वो कह रहे हैं कि उस समय आप क्या कर रहे थे? आप मुस्लिम लीग को जिस तरह से जिम्मेदार विभाजन के लिए ठहराते हैं, हिंदू महासभा भी कहीं ना कहीं उनके साथ सरकार चला रही थी। उस समय की सरकारें जो बनती थी उसमें कई बार राष्ट्रीय सरकार, सर्वदलीय सरकार टाइप की भी रहती थी, लोहिया जी भी रहे, तमाम लोग रहे। पर इसके बावजूद मैं तो कुल इतना कह रहा हूं कि उस समय हम कहां थे, अगर हमसे पूछ रहे हो। एक परमानेंट इनके मुंह में डायलॉग रहता है कांग्रेसियों पे, जब कोई जवाब नहीं देता कहते आजादी के समय ये कहां थे। अरे अभी बालाघाट में परम पूजनीय संघ के जो आद्य सरसंघचालक परम पूजनीय डॉक्टर साहब का अभी बन रहा है वहां स्मारक। वो थाना भी जहां बम फेंका था, वो स्थान भी जहां उन्होंने आजादी की लड़ाई के तमाम प्रकार के प्रयोजन किए। और तमाम आप पढ़िए तो
कांग्रेसी तो चाहते हैं कि आजादी के 76 साल बाद भी उनका पाप सामने ना आवे। चलिए उनने सत्ता प्राप्त चलिए, करने के शंकरलाल लिए तिवारी साहब सत्ता दोबारा को- आपके पास में आऊंगा। सत्ता डॉक्टर रोहित में नायक बने हमारे साथ रहने में के है। लिए- डॉक्टर रोहित नायक, एक बार फिर जो विभाजन की विभीषिका है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि आपकी जो गलत नीतियां रही हैं उसी के चलते देश में बंटवारा हुआ। राजेश जी, 1946 और 1947 के बीच जो घटनाक्रम घटा है, यदि मैं आपके चैनल पर बता दूं, पहले अधिवेशन में 1946 में जब सावरकर जी जाकर बंगाल के अधिवेशन मुस्लिम लीग के जिन्ना से मिलते हैं और उनको अपना समर्थन देते हैं, तब ये विभाजन कहाँ हो रहा था, किसके साथ हो रहा था और देश में किसके साथ ये धोखाधड़ी हो रही थी? ये कौन थे ये लोग जो जाकर मुस्लिम लीग से मिलकर वहां पर बिना तथ्यों के प्रमाण के यहाँ बैठ करके गप्पबाजी भी न कर। सुनिए तिवारी जी, ये तथ्यात्मक है, बात पूरी होने दीजिए। उसके बाद 1947 में जब आजादी मिली तो 1951 में इनने जब अपना पहला मैनिफेस्टो लाया, ये आज भी उसी मैनिफेस्टो में चल रहा है। 70 वर्ष बाद भी जो पार्टी अपना प्रथम मैनिफेस्टो जी रही है, उसका क्या एजेंडा होगा? जनता तो नहीं हो सकती। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरे जो भी ये एजेंडा इनने सेट किया है, जैसा आपने शब्द प्रयोग किया, आपका शब्द विन्यास बिल्कुल सही है राजेश जी, ये एजेंडा ही है। इनने जो एजेंडा सेट किया, इसका नाम लिखा है विभाजन की विभीषिका। विभीषिका का अर्थ होता है डर दिखाना, त्रास देना। अब ये विभाजन का डर दिखा रहे हैं। क्या इस अमृत काल में, आज की तारीख में, हम आज इस संध्या में बैठे हैं, क्या इस आयोजन का नाम स्वतंत्रता का संग्राम नहीं हो सकता? विभाजन की विभीषिका नाम रखना मतलब आप डर दिखाकर विभाजन का आज क्या करना चाहते हैं? किससे डराना चाहते हैं आज के जनमानस को? क्या स्वतंत्रता जैसे आपके कुछ प्रवक्ता कहते गए, कई बार चैनलों पर दिखा के 99 साल की भारत देश पे इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे हम यहाँ पर? आज स्वतंत्रता की संध्या में, पूर्णकालिक संध्या में, क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूसरा नहीं हो सकता था? ये विभीषिका नाम रखना क्यों? विभीषिका का अर्थ डर दिखाना है। आप ये बताइए किस बात से डराना चाहते हैं आप आज के जनमानस को? जब आप लेकिन चलिए रोहित जी, एक सवाल ये भी बनता है, रोहित जी ये भी सवाल एक बनता है, आज के दिन ये भी सवाल बनता है जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विभाजन की विभीषिका, लेकिन सवाल ये भी है कि जब आजादी की श्रेय लेने की बात आती है, कांग्रेस उसमें सबसे आगे रहती है, तो फिर विभाजन की जो त्रासदी है कहीं ना कहीं, या फिर विभाजन को लेकर जो सवाल हैं, तो वो भी कांग्रेस पर ही उठेंगे। नहीं, ये सवाल तो उठेगी और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये चर्चा करी, क्योंकि वैसे भी भाजपा के जितने प्रवक्ता हैं वो किसी भी चर्चा में बैठे 1947 तक पहुंच ही जाते हैं। 1947 जाना है उनको, पाकिस्तान वैसे भी पहुंच जाना है उनको। 5 घंटे में इस विषय पे चर्चा हो भी जाए, अच्छा है, कम से कम एक बार में इनकी जितनी भी जो बिंदु है वो स्पष्ट हो जाएंगे। हमारा ये कहना है कि अगर आप बंगाल अधिवेशन में जाकर वीर सावरकर जी, जो इनको ये वीर मानते हैं, तो जाकर वहां पर अपना जो हुक्म सीधा कर रहे थे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, कौन विभाजन प्रमाण दीजिए, कौन विभाजन करवा रहा था? 1991। चलिए रोहित जी, दोबारा आपके पास में आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हैं, उन्हीं से भी जान लेता हूं। रमेश शर्मा साहब, जिस तरह से एक बार फिर वो जो दंश है विभाजन का एक बार फिर सामने है, वो जख्म एक बार फिर कुरेदे गए हैं, किस रूप में लेते हैं इस तरह की जो चीजें अब आमने सामने जब दो हैं, किस रूप में देखें इसको? दो बात होती है राजेश जी। आज जो 14 अगस्त का दिन है, निश्चित रूप से ये भारत विभाजन का दिन है। आज ही पाकिस्तान का जन्म हुआ था। तो निश्चित रूप से जो लोग अपने दर्द का स्मरण रखते हैं सदैव, वो हमेशा भविष्य की राह को हमेशा मजबूत करते हैं। और मोटे तौर पर कई मामले में भारत विभाजन को लेकर के अगर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, तो इससे वो जो मानसिकता है, जो लोग इसके असली जिम्मेदार हैं, उनको छुपने का इससे मौका मिलेगा। आप अगर भारत विभाजन का इतिहास देखें तो ये 1886-87 के आसपास, मैं केवल एक ही साल भूल रहा हूं, या तो 1886 है या 1887 है, सर सैयद अहमद ने लेख लिखे हैं, भाषण दिए हैं भारत विभाजन पर। उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुसलमान दो नागरिकताएं हैं, और उनके भाषणों का अंश जो है दिल्ली के जो नेशनल प्रकाशन है उसमें है, और अभी
प्रभात प्रकाशन ने प्रमुख जो भाषणों के अंश छापे हैं उसमें भी वो भाषण आया है। तो 1886 1887 में ये इसकी नींव पड़ी। 1906 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ ढाका में हुआ, उसमें अंग्रेजों के प्रतिनिधि ने कहा था कि हम मुसलमानों को उनका देश देंगे। तो मोटे तौर पर विभाजन की प्रक्रिया वहां से आरंभ हुई। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पूरा अभियान चलाया, नरसंहार किए, वो भी कांग्रेस से निकले हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना को आप देखें तो उन्होंने 1914 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी और 1914 से लेकर के 1922 तक वो कांग्रेस के भी सदस्य बराबर रहे। 1921 का उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया। तो ये जो सारा का सारा चलता चला गया, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के सदस्यों की उस समय के जो नेता थे उनकी सहृदयता का लाभ मुस्लिम लीग ने बहुत चालाकी के साथ उठाया। आप अगर देखें, अगर केवल एक आरोप, हिंदू महासभा का जन्म तो 1933-34 के आसपास हुआ, तो कुल मिलाकर के वो जो लाभ उठाया, अगर मुस्लिम लीग बंगाल की सरकार में, हिंदू महासभा बंगाल की सरकार में लीग के साथ ना होती तो पूरा बंगाल भी पाकिस्तान का हिस्सा होता, क्योंकि उन्होंने पूरा बंगाल और पूरा पंजाब मांगा हुआ था। आज अगर आधा पंजाब भारत में है, इसका श्रेय आर्य समाज को दिया जाना चाहिए, और अगर बंगाल का कुछ हिस्सा भारत में है, इसका श्रेय हिंदू महासभा को दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये तो दोनों प्रांत हमारे थोड़े थोड़े बचे हैं। तो वो जो एक दूसरी इसमें एक त्रासदी और आपको स्मरण कराता हूं, कल्पना कर सकते हैं 1.5 करोड़ लोग विस्थापित होकर के भारत आए हैं। 1.5 करोड़ ये फिगर है, 1.5 करोड़ सरकारी आंकड़ों का। 20 लाख हत्याओं का वो फिगर है जो ये लुटपिट करके लोग आए थे और इनके परिजन मारे गए। इसके अलावा पेशावर में और रावलपिंडी में जो कत्लेआम हुआ है, जिनका एक भी व्यक्ति भारत में नहीं आ पाया, वो आंकड़े पता ही नहीं चले हैं। और कितने दिनों तक उन्होंने बंधक बना करके जो हिंदू स्त्रियां हैं उनके उन्होंने निर्वसन करके जुलूस निकाले हैं। ये पाकिस्तान में मौजूद है। दोबारा आपके पास में आता हूं को तो हमको जी सर सीधे एक बार फिर शंकरलाल तिवारी साहब के पास में आता हूं। शंकरलाल तिवारी साहब, ये कहा जा रहा, ठीक है बिल्कुल, रमेश शर्मा साहब जो कह रहे हैं, फिर आप जिस तरह से आपने जो चीजें कही हैं कि जो एक दंश विभाजन का, जो उस विभीषिका का निश्चित तौर पर दुखद पहलू है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जिस तरह से विस्थापित होकर आए, या फिर 20 लाख लोगों की जिस तरह से जाने गई वहां पर, लेकिन यही इसी को लेकर क्या ये मान लिया जाए कि अब जो सारी चीजें हैं, ये जो भावनात्मक पहलू है उनको निकाला जा रहा है आपकी तरफ से? आप सक्सेना जी सब जानते हैं, पर चूंकि आप डिबेट करा रहे हैं इसलिए प्रश्न उठा रहे हैं। अभी आदरणीय रमेश जी को मैं प्रणाम करके कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि जो देश अपने दर्द से भूल जाए, अब मेरा भाई बैठा ये छोटा नायक को, हम इस विषय पर अभी बहुत अच्छा शर्मा जी ने कहा कि इस विषय पर भी अब विभीषिका शब्द का अर्थ बनाओ। अरे भैया, वो विभीषिका नहीं, महाविभीषिका थी। लाखों लोगों का कत्ल हुआ, बहनों बेटियों माताओं के स्तन काटे गए, बलात्कार हुए, लूट लिए गए, अपनी जान बचा के भागना मुश्किल था, ट्रेन की ट्रेन हलाक कर दी गई, कत्ल कर दिए गए, और आप फिर विभीषिका क्या क्या करते, दिवाली मनाते हैं। और इस नाते मैं तो लानत देता हूं। अभी आदरणीय शर्मा जी ने बहुत सॉफ्ट शब्दों में और बड़ी बात कही कि इसमें भी हम कांग्रेस भाजपा है, तो लानत है हम पर कि हम अपने एक राष्ट्र के सिद्धांत को, हमको हमारे लोगों को, लाखों लोगों को मार डाला, हमारी जमीनें जायदाद छीन ली, और ये राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत हुआ। इसमें अंग्रेज शामिल थे, इसमें कांग्रेस के नेता उस समय के किसी कुर्सी मिल जाए ये शामिल थे। इस बात को अगर आज भी कांग्रेस स्वीकार कर ले खुले दिल से, और कांग्रेस का नौजवान कहे कि नहीं तो गलत था, विभीषिका नहीं मां विभीषिका थी, तो कांग्रेस का भविष्य है। अन्यथा इसी कारण से 75 साल बाद कांग्रेस के सामने, अभी तो हम जम्मू कश्मीर में कहते थे, आप पूछ रहे हो, अभी बता दिया आदरणीय शर्मा जी ने कि हिंदू महासभा अगर नहीं होती उस सरकार में तो वो बंगाल भी चला जाता। नोआ खाले की दंगे की मैं चर्चा नहीं करना चाहता, मैं इतने ही कहना चाहता। चलिए कि आज सुनिए, आज झूलेलाल साईं को मानने वाले, आप मानो न मानो,
और झूलेलाल साईं को मानने वाले 52 शक्तिपीठों में 2 शक्तिपीठ पाकिस्तान में रह गए। अभी जनगण मन अधिनायक वक्त की कमी है के गीत में जो सिंध शब्द है, संगला तिवारी साहब, वक्त की कमी है। रोहित नायक जी कुछ कहेंगे। रोहित नायक जी, मैं अंतिम शब्द जी, मैं श्रद्धांजलि देता हूं जो पाकिस्तान बंटवारे के समय इन हत्यारों आतताइयों के कारण काल कवलित किए गए, उनको विनम्र श्रद्धांजलि मैं प्रणाम पूर्वक दे रहा हूं। चलिए और रोहित नायक जी, चलिए सर, कम मत करें। रोहित नायक जी, पीढ़ियों नहीं भूलेंगे जी। रोहित नायक जी, मुझे ऑडियो नहीं मिल रहा। चलिए रोहित नायक जी, जिस तरह से आपने सुना कि तिवारी साहब जो कुछ कह रहे हैं कि जो नीतियां रही हैं उस समय, और यही कारण है कि जो विभाजन की जो स्थिति बनी वहां पर, यही कारण था। वो कह रहा है कि आज भी स्वीकार कर लीजिए। चलिए, मुझे लगता है कि रोहित नायक जी से जो हमारा संपर्क है बेहतर तरीके से अभी नहीं हो पा रहा है। रमेश जी के पास में सीधे तौर पर आता हूं। रमेश जी, ठीक है, जो बिल्कुल जो चीज़ें आपने कही हैं और वो विभीष का वो दर्द, वो दंश, हम अभी तक उसको याद करते हैं। लेकिन बात आती है जब अखंड भारत की, तो अखंड भारत की बात जब होती है तो क्या अब ये इस तरह की चीज़ें संभव हैं कि अभी भी वही चीज़ें हैं? देखिए, मोटे तौर पर अखंड भारत की बात जो है, ये तो मुझे तो बहुत बेईमानी जैसी लगती है, क्योंकि अखंड भारत अब हो नहीं सकता। आप 1947 14 अगस्त की बात तो छोड़ ही दीजिए, 1883 से लेकर के 1947 तक का ये जो 50-75 साल का समय था, इसमें भारत के 7 विभाजन हुए हैं। अफगानिस्तान इसी समय अलग हुआ है, म्यांमार इसी समय अलग हुआ है, श्रीलंका इसी समय अलग हुआ है, 7 विभाजन उसमें हुए। अखंड भारत तो अब संभव नहीं है। 1883 में भारत की 75 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास भूमि थी, जो अब मुश्किल से 33 लाख बची है, 1/3 बचा हुआ। अब तो समय ये जो है वर्तमान भारत को बचाने का। 1951 की जनगणना में केवल एक प्रांत में सनातनी अल्पसंख्यक थे, आज 7 प्रांतों में अल्पसंख्यक हो गए। आज समय वर्तमान जो भारत है, पहले हमारे पास जो बचा हुआ है उसको सुरक्षित करें, उसको बचाएं, उसके बाद फिर अखंड भारत की बात। चलिए सर, बेहतर बात आप कह रहे हैं रमेश शर्मा साहब। जिस तरह से रोहित जी, आप आवाज मिल रही है हमारी? डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए सर, रोहित जी 30 सेकंड में कोई बात रखना चाहें, क्योंकि वक्त की कमी है, आप बोल लीजिए। मैं तो केवल रामधारी सिंह दिनकर जी की वो कविता याद कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था, समर शेष है शपथ धर्म की, लाना है वह काल, पिछड़े अवय देश में गांधी और जवाहरलाल। तो मुझे लगता है कि जो भी कांग्रेस ने किया, आज स्वतंत्रता की पूर्व संध्या है, और मुझे लगता है कि हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, स्वतंत्रता के संग्राम में जो हमारा योगदान है वो बहुत ज्यादा था। आज जो भी कोई बोले, जो बलिदान दिया है हमने, वो हमें पता है, हमके देश को याद है, और यही कारण है कि उस समय के जो महाकवि हुए उनने भी इन्हीं लोगों के नाम लिए हैं, बाकी और किसी के नाम। चलिए, तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिस तरह से एक बार फिर विभाजन को लेकर जो चीजें सामने हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आमने सामने भी है, कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि जो बात रमेश जी ने कही है कि अब वर्तमान भारत, अखंड भारत नहीं, जो वर्तमान भारत है उसी को सजाने संवारने का समय है, उसी को संगठित करने का समय है, और मुझे लगता है कि यही संकल्प होना चाहिए। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो भारत है स्वतंत्रता दिवस की 77वीं जो वर्षगांठ है वो मनाने वाला है, आज उसकी पूर्व संध्या है, लेकिन भारत किस तरह से विभाजित हुआ उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कह रही है कि जो विभाजन की विभीषिका है वो दिवस मना रही है, उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।